Hey guys, welcome to Learn with Sneha. आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 ऑफ ब्लॉक 2, Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, Ballad Tradition and Summary. सो इस यूनिट का प्राइमरी एम है तुम्हें सैमुअल टेलर कॉलरिज और उनकी फेमस नैरेटिव पोएम द राइम ऑफ द एंशंट मरीनर से प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करना। तुम ये समझोगे कि रोमांटिक पोइट्री के फ्रेमवर्क में कॉलरिज का क्या यूनिक कंट्रीब्यूशन था, स्पेशली उनके सुपरनैचुरल और स्पिरिचुअल थीम्स के साथ काम करना। इस यूनिट का फोकस सिर्फ पोएम के स्टोरी पे नहीं, बल्कि उसके डीपर मीनिंग्स, पोएटिक डिवाइसेस, बैलेट ट्रेडिशन और ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स पे भी है। तुम इस पोएम को समझने के बाद रोमांटिक पोइट्री के नेचर और इस जॉनर के एवोल्यूशन को बेटर अप्रिशिएट कर पाओगे। इंट्रोडक्शन टू एस टी कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज एक इन्फ्लुएंशियल रोमांटिक पोएट, फिलोसोफर और लिटरेरी क्रिटिक थे। उनका काम रोमांटिक मूवमेंट के अर्ली फेज में विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ डीपली एसोसिएटेड था। दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स पब्लिश की थी, जो रोमांटिक लिटरेचर का फाउंडिंग टेक्स्ट माना जाता है। कॉलरिज का पोएटिक वर्जन काफ़ी यूनिक था, जहाँ वर्ड्सवर्थ नेचर और सिंप्लिसिटी में ब्यूटी देखते थे। कॉलरिज इमेजिनेशन, मिस्ट्री और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करते थे। उनके मेजर पोएम्स जैसे कुबल खान और द राइम ऑफ द एंशंट मरीनर इमेजिनेशन, ड्रीम विजन्स एंड सबकॉन्शियस थॉट्स पे बेस्ड होती थी। लेकिन कॉलरिज की लाइफ स्ट्रगल से भी भरी थी। उनकी हेल्थ खराब थी, अफीम एडिक्शन ने उनकी क्रिएटिविटी को इम्पैक्ट किया और पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट्स भी रही। इन सब के बीच भी उनका पोएटिक ब्रिलियंस टाइमलेस था। इंट्रोडक्शन टू द पोएम द राइम ऑफ द एंशंट मरीनर। द राइम ऑफ द एंशंट मरीनर एक लिरिकल बैलेड है जो 1978 में लिरिकल बैलेड्स कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। ये पोएम एक सेलर की जर्नी के थ्रू स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और गिल्ट रिडेम्पशन का थीम एक्सप्लोर करती है। पोएम एक वेडिंग गेस्ट को एड्रेस करके शुरू होती है, जिसे एक एंशंट मरीनर रोक लेता है और अपनी हॉरिफाइंग सी वॉयज की कहानी सुनाता है। मरीनर एक अल्बेट्रोस को बिना वजह मार देता है और इस गलती के बाद उसकी शिप और क्रू पे नेचर और सुपरनैचुरल फोर्सेस का गुस्सा टूट पड़ता है। ये कहानी सिर्फ एक सी एडवेंचर नहीं है, ये ह्यूमन प्राइड, सिन, रिमोर्स और स्पिरिचुअल अवेयरनेस का सिंबॉलिक रिफ्लेक्शन है। पोएम पूरी तरह से इमेजिनेशन ड्रिवन है, लेकिन इसके थीम्स एक्सट्रीमली फिलोसॉफिकल और यूनिवर्सल हैं। कमिंग टू द बैलेड। बैलेड एक पोएटिक फॉर्म है जो नैरेटिव के लिए यूज़ होती है। ये ट्रेडिशनली ओरल फॉर्म में होती है, जिसमें लोग रिदम के साथ कहानी सुनते थे। इसका स्ट्रक्चर रिपीटेटिव होता है ताकि याद रखना इजी हो। कॉलरिज ने इस ट्रेडिशनल फॉर्म को उठा के उसमें लिरिकल और सिंबलिक डेप्थ डाल दी। उन्होंने क्लासिकल बैलेट स्टाइल का यूज़ करके एक मॉडर्न रोमांटिक मैसेज दिया, जो कि सिन, पनिशमेंट और रिडेम्पशन के अराउंड रिवॉल्व करता है। बैलेड यूजुअली स्ट्रक्चर्ड होती है 4 लाइन स्टैंजा में, और द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर भी इसी फॉर्मेट को लूजली फॉलो करती है। इसमें आर्चैइक लैंग्वेज का यूज़ भी किया गया है, जिससे पोएम को पुरानी और टाइमलेस फील मिलती है। आउटलाइन ऑफ द पोएम। पोएम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल जर्नी सी वॉइस और इंटरनल जर्नी सोल ट्रांसफॉर्मेशन। स्टोरी कुछ इस तरह है। एक एंशियंट मरीनर बिना रीज़न के एक एल्बेट्रोस को मार देता है, जो गुड ओमन माना जाता है। उसके बाद नेचर उसके और उसके क्रू के अगेंस्ट हो जाती है। शिप फ्रीज हो जाती है, पानी कम हो जाता है पानी ख़त्म हो जाता है और सुपर नेचुरल पनिशमेंट्स शुरू हो जाती हैं। मरीनर गिल्ट के इमोशनल टॉर्चर से गुजरता है जब उसका क्रू मेंबर्स एक एक करके मर जाते हैं। एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मरीनर एक वाटर स्नेक को देखकर जेन्युइनली एडमायर करता है, तब उसका हार्ट ओपन होता है। तभी कर्स ब्रेक होता है और उसकी जर्नी रिडेम्पशन की तरफ बढ़ती है। एंड में वो समझ जाता है कि सब लिविंग बीइंग्स, चाहे वो छोटी सी बर्ड हो या स्नेक, डिवाइन क्रिएशंस हैं और उनका रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है।
मरीनर जिंदा बच जाता है, लेकिन अब उसका पनिशमेंट ये है कि वो अपनी कहानी बार बार लोगों को सुनाए ताकि उन्हें लेसन मिल सके। Coming to text of the poem, parts 1, 2, and 4. Yes, it's 4, right. पोएम को ओरिजिनल टेक्स्ट आर्कियाइक इंग्लिश में लिखा गया है, जिसमें थाई, दाओ, हैथ जैसे वर्ड्स यूज हुए हैं। ये इंटेंशनल है ताकि पोएम को एक ओल्ड टाइमली मिथिकल क्वालिटी मिले। पार्ट 1 एंड 2 स्टोरी को सेट करते हैं, अल्बट्रोस की किलिंग और उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस। पार्ट 4 मरीनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाता है। इन पार्ट्स में नेचर का सिंबॉलिक यूज है, सुपरनैचुरल क्रिएशन लाइक द गोस्ट शिप और स्पिरिट्स, और एक फिलोसफी और एक साइकोलॉजिकल बैटल भी दिखाई देता है बिटवीन गिल्ट एंड रियलाइजेशन। पोएम का टोन मेलनकोली और इंटेंस है, बट एंड में क्वाइट विजडम भी रिफ्लेक्ट होती है। इंटरप्रिटेशन, इस पोएम को सिर्फ एक सी एडवेंचर या हॉरर टेल की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक डीपली सिंबॉलिक पोएम है जिसमें क्रिश्चियन मोरालिटी, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस और ह्यूमन सोल की जर्नी दिखाई गई है। मरीनर का अल्बेट्रोस को मारना एक मेटाफर है फॉर ह्यूमन इग्नोरेंस एंड एरोगेंस। उनका सफरिंग बताता है कि हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है। जब तक वो इगोइस्टिक और इमोशनली ब्लॉक था, तब तक उसकी पनिशमेंट चलती रही। लेकिन जैसे ही उसने नेचर को जेन्युइनली अप्रिशिएट किया, उसका गिल्ट लाइटन हो गया। ये मैसेज भी है कि रिडेम्पशन पॉसिबल है, लेकिन ओनली थ्रू लव, एक्सेप्टेंस एंड ह्यूमिलिटी। कॉलरिज ये भी कहना चाहते हैं कि पोइट्री सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं होती, बल्कि सोल को अवेकन करने के लिए भी होती है। पोएटिक डिवाइसेस, पोएम में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं जो उसके मूड और मीनिंग को एनहांस करते हैं। इमेजरी, कॉलरिज ने विजुअल लैंग्वेज का मास्टरफुल यूज किया है, लाइक आइस, मास्ट हाई, केम फ्लोटिंग बाय, या द डेड फायर स्टैंड्स एट नाइट। Symbolism, albatross is equals to innocence or nature, ghost ship equals to spiritual judgment, water snakes equals to beauty in the overlooked. Alliteration and assonance, sound patterns create rhythm and emphasis, जैसे the fair breeze blew, the white form flew. Archaic diction, पुराने ज़माने के वर्ड्स इंटेंशनली यूज़ किए गए ताकि पोएम को मिथिकल टोन मिले। पर्सोनिफिकेशन, नेचर और स्पिरिट्स को ह्यूमन ट्रेड दिए गए हैं, जिससे पोएम का सुपरनैचुरल फील और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। Alright, so guys, we are done with the unit. Also, I'll make a detailed video of the poem if I get some time, and I'll share a video of question and answers also. Exams are coming. Thank you for watching, guys.